हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज़ है। हमारे साथ मिस कोमल जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीएचयू में बीएफए, जिसको बोलते हैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और ये आप लोगों को बताएंगी कि इनका जो स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक का बीएचयू बीएफए का थर्ड ईयर का तक का जो जर्नी रहा, ये जर्नी कैसा रहा, ताकि कोई भी जो स्टूडेंट है जो इस बार अभी मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिए हैं, इंटर का भी हाल ही फिलहाल में सीबीएसई का रिजल्ट आया, कोई स्टूडेंट यदि अगर फाइन आर्ट्स के फील्ड में इंटरेस्ट रखता है तो किस तरीके से अभी मैट्रिक के बाद वो अपने करियर को गाइड देंगे, डायरेक्शन देंगे, ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके, या इंटरमीडिएट के बाद उनको किस तरीके से अपना सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए, ताकि वो उनका जो बीएचयू का कहने का सपना हो तो वो सपना पूरा हो सके। तो कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम कोमल वर्णवाल है और मैं बीएचयू स्टूडेंट हूँ। इसी ईयर मैंने सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट करा है और मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना जर्नी ये सेकेंड ईयर मैंने कैसे करा है। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा। तो ये जो बीएचयू कोर्स है ये आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ही होता है। आपने 12 कंप्लीट किया, उसके बाद से आप ये एक तरह का ये भी ग्रेजुएशन है। नॉर्मली जो ग्रेजुएशन होते हैं जैसे कॉमर्स, साइंस, ये सब 3 साल के होते हैं, लेकिन ये 4 साल के होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसका अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बीएचयू के लिए करना है, तो बीएचयू छोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि आप ऐसे तुरंत निकाल लें। तो बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस से ये रहेगा कि आप वहाँ जाएं, बीएचयू के कैंपस, वहाँ के किसी टीचर से, वहाँ के जो स्टूडेंट जो आपके सीनियर है उससे ट्यूशन्स ले। ऐसा नहीं कि मतलब सारे अच्छे नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी या जो बच्चे निकाल लिए हैं, आप उन लोगों से मिले, उन लोगों से पूछे कि वो लोग किन टीचर से पढ़े, तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि अच्छे अच्छे टीचर्स कौन से हैं। ठीक है, कि जैसे कि मैंने एक श्याम सरोज भैया हैं, मैंने उनसे पढ़ाई की है और वो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन मेहनत के साथ एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने बहुत कम समय, मेरे पास बहुत कम समय था और मैंने बहुत कम समय में ही निकाला है। तो मेरे लिए बेनिफिट ये रहा कि जो मुझे टीचर मिले वो बहुत ही बेस्ट मिले। ठीक है, तो उसके बाद क्या मैंने तैयारी में फ़र्स्ट है कि आपको ये थ्योरी पढ़ना होगा और प्रैक्टिकल पढ़ना होगा। थ्योरी में आपको एक बुक आता है राशि रस्तोगी करके, सबसे बेस्ट बुक है, आप वो बुक पढ़ें। और उसके बाद प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आपको दो चीज़ दो चीज़ का काम करना होता है। पहला तो आप स्टिल लाइफ मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं सामने रखे होते हैं उसको डायरेक्टली देख के बनाना है, एब्जॉर्व करके एकदम हूबहू बनाना है। और दूसरा होता है ये वाटर कलर होता है। वाटर कलर में आपको टॉपिक दी जाती है, जैसे कि 3 टॉपिक मेन होती है। ऐसे आप बहुत सारे टॉपिक्स में 10-12 टॉपिक्स लेके आप प्रैक्टिस कर ले, पर उसमें से 3 टॉपिक्स मेन होती है। पहला अस्सी घाट, जो कि बनारस का फेमस है, घाट पे होता है। दूसरा होता है मार्केट सीन और तीसरा होता है डेली लाइफ। ये 3 टॉपिक सब बच्चे प्रैक्टिस करते ही करते हैं। ठीक है, और आते हैं थ्योरी पे आपको जो आपका बुक है वो तो पढ़ना ही है। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको सिनेमा, जो भी टीवी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, क्योंकि वो भी एक आर्ट है। ये आर्ट जरूरी नहीं कि आप पेंटिंग है तो सिर्फ पेंटिंग का ही आर्ट पढ़े, आपको सारा फील्ड का आर्ट का नॉलेज होना चाहिए। किसने कब किसको पद्मश्री मिला, कब जो फेमस जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे बीएफए में, वो सब के बारे में, उसका बायोडाटा, उसका हर एक चीज़ पढ़ना होता है। प्लस डांस के बारे में, किसको कब क्या मिला, कब कौन सा सम्मानित मिला, कौन सा डांस कब फेमस हुआ, वो सब सारी चीज़ें पढ़ती है। करंट न्यूज़ ये सब पढ़ना होता है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल में ना आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सीखेंगे। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो बस ये, अब पहले आप थ्योरी निकालिए। अगर आपका थ्योरी निकलता है तब जाके आपको प्रैक्टिकल में बैठने को मिलेगा, और फिर आप प्रैक्टिकल में बैठ के फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें है कि लगभग 15,000 अप्रोक्स 14 to 15,000 बच्चे सीट ऑल ओवर इंडिया से बैठते हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ 70 बच्चों का होता है जो एग्ज़ाम दे के होते हैं, मतलब जो थ्योरी भी निकाल लेते हैं और जो प्रैक्टिकल भी निकाल लेते हैं। और जो 30 बच्चे होते हैं वो पेड सीट होते हैं। पेड सीट में बता दूं
कि पेट सीट वो कि जैसे कि वो जिसने थ्योरी निकाल, पहले तो थ्योरी का एग्जाम होता है, जिसने थ्योरी निकाल ली पर प्रैक्टिकल निकाल नहीं पाए, तो जो सिर्फ थ्योरी निकाल लेते वो बच्चों को लिया जाता है। उसमें जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन सब बच्चों में कंपटीशन होता है, उन सबको ही ये पेट सीट मिलती है। लेकिन जो एग्ज़ाम दोनों दे के आगे बढ़ते हैं उसमें पैसे नहीं लगते ज़्यादा। उसमें जो लगते हैं कि आप मिनिमम 2 से 2,500 में आपको पूरा साल का पढ़ाई हो जाता है। लेकिन पेट सीट का पर सेमेस्टर हर 6 सेमेस्टर पे 30,000 लगता है, मतलब 60,000 एक साल का 60,000। जहाँ आप अगर दोनों एग्ज़ाम पास करके जहाँ आप 2,500 में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अगर आप पेट सीट पे पढ़ते तो आपको 60,000 लगता है। कितना का गैप होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये जिनके पास पैसे होते हैं, जो ज़्यादा रहता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल टाइप फैमिली जिनके पास नहीं इतनी अर्निंग होती है तो उन लोगों को तो निकालना ही पड़ेगा। तो बस ये है पेट सीट और इसका, ठीक है। आप निकालिए, फिर एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपके पोर्टल पे ही आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आप अपना देख सकते हैं। अच्छा कोमल जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि ये 4 साल का कोर्स है, तो क्या BFA इज ए प्रोफेशनल कोर्स? मतलब ये 4 साल का क्यों है? मतलब इस कोर्स में ऐसा क्या है? क्या ये इक्विवेलेंट से कि बीटेक होता है या और भी वगैरह वगैरह कोर्स होते हैं जो 3 साल के ग्रेजुएशन की वजह 4 साल के होते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ BFA क्या एक प्रोफेशनल कोर्स है या नहीं है? ये 4 साल का क्यों है? क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो बताइए। आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि 4 साल का क्यों, क्योंकि ये कोई स्टडी है नहीं, ये एक आर्ट है। आर्ट है, ये अलग, ये पढ़ाई लिखाई से अलग है। ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ाई नहीं करनी होती, पर इसमें आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होती है। तो हो सकता है कि ज़्यादा सीखने के लिए, क्योंकि पहला साल जो BFA है 4 साल इसलिए भी लग सकता है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है हमारे 5 डिपार्टमेंट होते हैं, अप्लाइड, पेंटिंग, स्कल्पचर, पोट्री, टेक्सटाइल, ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं। तो पहला ईयर हम लोग को सारे डिपार्टमेंट में पढ़ाई करनी होती है, सारे डिपार्टमेंट को एब्जॉर्ब करना होता है। और फिर सेकेंड ईयर में जब हम जाते हैं तो हमें चूज़ करना होता है कि हम किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमको समझ में आया कि नहीं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ये डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसमें हमको पढ़ना होता है। लेकिन जब आप इसमें भी एक रूल है कि आपको जब अपने हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर टीचर कोई भी सब्जेक्ट दे देगा जो आपको मन करेगा पेंटिंग लेने का, पर आपके मार्क्स, आपके CGP अच्छे नहीं आए हैं तो आपको टीचर अपने हिसाब से दे देगा। तो बहुत किसी को होता है कि वो तो BHU छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसके अनुसार सब्जेक्ट नहीं मिल पाते उन्हें, तो फिर वो मजबूरन करना पड़ता है। तो हो सकता है 1 साल तो ऐसे ही निकल गया सारे डिपार्टमेंट को पढ़ने में, और फिर 3 साल जैसे लोग हर चीज़ को पढ़ते, जैसे कि साइंस पढ़ते तो पूरा 3 साल एक साइंस में देते, तो वैसे 3 साल में एक डिपार्टमेंट में दे रही हूँ। पेंटिंग लिया तो सिर्फ 3 साल पूरा पेंटिंग में दिया, तो इस वजह से हो सकता है हाँ, तो इसलिए इसको 4 साल लगता है, क्योंकि 1 साल तो हम पूरा सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, 5 डिपार्टमेंट, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है, तो फिर हम एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें पूरा 3 साल देते हैं। तो इस वजह से मेरा मानना है कि ये 4 साल का कोर्स हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो भी स्टूडेंट अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में CBSE के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो क्या इसमें मिनिमम परसेंटेज का भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपका इंटरमीडिएट में इतना परसेंटेज होना ही चाहिए, या इट्स प्योरली डिपेंडेंट ऑन द एंट्रेंस एग्जाम? नहीं, बिल्कुल है, क्राइटेरिया है। 2nd डिवीज़न होना चाहिए, और 2nd डिवीज़न में कम से कम 50% होना चाहिए, उससे कम हुआ तो आपका नहीं होगा। 50% ओवरऑल या सारे सब्जेक्ट में? जैसे मान लीजिए किसी का 40 है, किसी में 60 है, तो 50 हो गया। ये नहीं, ओवरऑल एवरेज मार्किंग करके 50% होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे IIT के एग्जाम में इंटरमीडिएट के मार्क्स का भी रोल होता है आपके फाइनल मेरिट में, तो क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो मार्क्स है बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या सिलेक्शन प्रोसीजर में भी इसका कुछ रोल है, वेटेज है? कोई रोल नहीं है, बस ये क्राइटेरिया है कि मतलब इतना रहेगा, 50% रहेगा तो ही आपको BFA में बैठने को दिया जाएगा, सीट में एग्जाम देने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इसका BFA से कोई लेना देना नहीं है, इसके एग्जाम का, 12th के एग्जाम का BFA के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए, जो भी BFA में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो फॉर्म तो ऑलरेडी फिलअप कर दिए होंगे, अभी उनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ गया है, जो भी मान लीजिए कोरोना वायरस के कारण उनका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो जो भी उनका बचा हुआ समय है, मान लीजिए कि एग्जामिनेशन दिसंबर में होता है, नवंबर में होता है, तो अभी उनको बचे हुए समय में क्या करना चाहिए, उनको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए?
हाँ, तो जो अभी का जो कोरोना वायरस के कारण उन लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ये उनके लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि ये टाइम हर किसी को मिलता नहीं है। एक सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें हम लोगों को पूरा करना होता है। ये उनके लिए गोल्डन टाइम है और ये बहुत अच्छे से अगर वो कर पाएँ, जैसे कि 3 ही चीज़ पढ़ने होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल में 2, स्टिल लाइफ और वाटर कलर। और ये इस प्रैक्टिकल तो आपको जितना जितना आप करें, मान लीजिए आप कोई टॉपिक उठाते हैं, उसको एक ही टॉपिक को बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक मार्केट सीन, जैसे कि वाटर कलर में मार्केट सीन ले लिया, कोई सब्जी मंडी ले लिया, आप सब्जी मंडी जैसे मैंने किया सब्जी मंडी। अब ये नहीं कि अलग अलग सब्जी मंडी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अलग अलग कर देंगे तो आपको याद नहीं होगा। आप कोई एक अपने से कंपोजिशन रेडी कीजिए, खुद का कंपोजिशन हो तो ज़्यादा बेटर है। एक कंपोजिशन, खुद का कंपोजिशन कैसे, आप कहीं बाहर जाते हो और ऑन द स्पॉट आप कोई कंपोजिशन बना लिया, फोटो क्लिक करके उसको बना लिए और उसको टीचर से दिखा के सही करवा लिए, वैसा हो गया। और उसी को आप 10 बार 20 बार जितना ज़्यादा 50 बार प्रैक्टिस उसको एकदम रट जाइए, एकदम रट जाना है कि वो एकदम आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ टाइम 1.5 घंटे का मिलता है। 1.5 घंटे बहुत कम होते हैं, बहुत कम तो नहीं होते, लेकिन मतलब अगर आपका पूरा प्रैक्टिस है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक ही टॉपिक लीजिए, उसको पूरा रट जाइए। जैसे कि मैंने 3 टॉपिक बताया, डेली लाइफ, मार्केट सीन और घाट। ये तीनों का एक एक ड्राइंग रेडी कीजिए, मात्र 3 ड्राइंग, इसको पूरा रट जाइए। उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, इतना करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप अलग अलग चीज़ों को, मतलब अलग अलग चीज़ों को, टॉपिक्स को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रहा स्टिल लाइफ में बीएचयू का एक चीज़ मैंने देखा है कि 45 डिग्री पे शेडिंग करना होता है। मेन बहुत फेमस है 45 डिग्री से 90 डिग्री का आधा, जो 45 डिग्री का जो लाइन होता है, उस लाइन पे स्टॉक पे आपको ड्राइंग करना होता है, ठीक है। तो उस स्टॉक पे लगभग सभी बच्चे इसी स्टॉक पे काम करते हैं। वैसे तो अब सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन बीएचयू का एक है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप स्टिल लाइफ में आप कुछ भी सामान रख लीजिए, कुछ भी सामान, और उसको स्टॉक को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि बोतल है तो प्लास्टिक का बोतल है, तो ऐसा करना है कि वो प्लास्टिक का बोतल ही लगे। अल्मुनियम है तो अल्मुनियम ही आप ड्राइंग कीजिएगा तो आपको समझ में आए कि वो अल्मुनियम ही लगे। और ये आपको खुद से तो आएगा नहीं, आपकी टीचर गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनको पता है। और ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि अल्मुनियम है तो मैंने बस पेंसिल चला दिया, चलो वो तो सेप आकार वो सब दिख रहा है पर वो अल्मुनियम नहीं लग रहा है। तो आपको ऐसा करना है कि वो अल्मुनियम ही लगे, तभी जाके आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस हिसाब से आपको सीखना है। अच्छा, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया था कोचिंग का, तो आप मुझे ये बताइए कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्या कोई स्टूडेंट यदि अगर उसका कोई मेंटोर नहीं है, उसका कोई कोचिंग नहीं है, उसका कोई गाइड नहीं है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू क्रैक द बीएचयू बीएफए एग्जामिनेशन? देखिए, कोचिंग का तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास सोर्सेस नहीं है कि वो कोचिंग ना ले सके, तो वो उसको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको देखना पड़ेगा। अगर उसके पास कोचिंग है तो उसको वो ये कर सकता है कि वो टीचर से, जो टीचर पढ़ाए वो एटलीस्ट बात कर सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत तो बातचीत में बता ही देती कि ये पढ़ो वो पढ़ो। डीपली तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर सब लोग बता देते हैं कि ये टॉपिक्स पढ़ो, वो टॉपिक्स, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स है, राजस्थानी शैली है, क्या कहता है, प्रागैतिहासिक है। तो जैसे प्रागैतिहासिक एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारी तमाम चीज़ें पढ़ने की। तो जैसे हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि टिक मार्क करके दे जाता है कि इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ही पढ़ो। अब जो ट्यूशन्स नहीं लेगा उसको तो सिर्फ बता दिया जाए कि प्रागैतिहासिक टॉपिक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो तो ट्यूशन पढ़ नहीं सकता, उसको बस चैप्टर पता चला, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको फिर उस चैप्टर का सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो खुद ब खुद निकाल सकता है। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के मेहनत से निकाले और आगे भी बढ़े और कम समय में भी निकाले हैं। जैसे आपका बात करें तो आपका सिलेक्शन में आपके टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि मेरे पास क्योंकि बीएचयू ऐसा है कि लोग 2-2 3-3 साल से लगे होते हैं और फिर भी किसी का नहीं होता है। किसी का हो भी जाता है, 1 ईयर में हो जाता है, 6 मंथ में। मेरे पास सिर्फ 4 मंथ थे, मेरे को सिर्फ 4 मंथ में ही निकालना था, कि मेरे पास और से ज़्यादा दिन थे ही नहीं कि मैं कर पाऊँ। कुछ ऐसी रीज़न थी मेरे। तो और उसके बाद मेरा थ्योरी लेवल एकदम ज़ीरो था, मेरे को पता ही नहीं था कि थ्योरी पढ़नी होती है, इसमें ऐसा पढ़ना होता है, ये पढ़ना, मेरे को कुछ भी कोई भी आइडिया नहीं था।
हाँ, ड्राइंग रहा तो ड्राइंग की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी, मतलब कह सके तो 15% नॉलेज होगी, 15 to 20, उससे ज़्यादा बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मुझे जो नॉलेज पता चली वो वहीं चल के चली। तो 4 महीने तो मेरे लिए बहुत कम होते, इसलिए मेरे जो टीचर्स थे वो मेरे को पूरा पूरा समय देते थे। उनको मिला था वो देख, अब वहाँ के टीचर्स कुछ कुछ ऐसे हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी लगता है कि अरे ये बच्चा मेहनत कर रहा है तो मैं भी इस पर मेहनत करूँ, मैं भी इसे सिखाऊं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो टीचर भी आप पे बिल्कुल मेहनत करेंगे। तो वो देखते थे कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे निकालना है, तो मुझ पर बहुत मेहनत करते थे। मुझे बस मैं उनका बस रूल फॉलो कर, वो सिर्फ इतना कर रहे थे कि जो मैं दे रहा हूँ वो कर लूँ, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो जितना मुझे याद करने देते थे, चाहे मुझे वो पूरा रात भर जग के याद करना पड़े, चाहे मुझे जितना समय दे के याद करना पड़े, मैं याद करती थी। उस दौरान 4 महीने थे तो मैं बहुत कम सोती भी थी, 3 से 4 घंटे इनफ होते थे सोना। सुबह अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे ज़्यादातर ट्यूशन्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं, ठंडी के दिन में करनी पड़ती है अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। और 6 बजे से ये कोहरा रहता है ठंडी के दिन में, तब कुछ दिखेगा भी नहीं, मतलब उस टाइम पे जाके क्लास करना तो वो टफ होता है। लेकिन जिसे करना है वो तो फिर करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो आपने कहा था कि टीचर से जो कांटेक्ट होता है, तो आपका बीएचयू के टीचर से कैसे कांटेक्ट हुआ? हाँ, तो मेरा बीएचयू की टीचर से, मतलब जब मैंने 2019 में एग्ज़ाम क्रैक किया, मैं 2018 में मुझे पता चला कि ये, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मुझे किन्हीं के एक सर हैं उनके थ्रू पता चला कि ये बीएफए ऐसा होता है। तो फिर शांति निकेतन जो कलकत्ता में है, उसके बारे में पता चला। मैं भोलपुर शांति निकेतन में, फिर वहाँ पे बस मैंने रेमडिमली बस फॉर्म भर दिया, मैंने कुछ किया नहीं, बस फॉर्म भर दिया कि मुझे जानना था क्या कि इसमें होता है क्या, करना क्या होता है, मेरी लेवल क्या है। तो मैं बस गई और एग्ज़ाम दे के आई। उसके बाद चला कि कितना टफ कंपटीशन है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है अगर आप मेहनत करें तो फिर मैं वहाँ गई, देखा कि एकदम लेवल 0। और वहीं पे मुझे 3 फ्रेंड्स मिले। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैंने ये एक टीचर है वही श्याम भैया, कि मैंने इस टीचर से 6 महीने पढ़े और मेरा निकल गया। तो मेरे माइंड में एक सेट हो गया था कि मैं भी पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी तो मैं निकल जाएगा। उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी वो टीचर की, तो बस मेरे माइंड में सेट हो चुका था कि मुझे बनारस जाना है, मुझे उन्हीं टीचर से पढ़ना है। और बस घर वाले तो, जैसे कि हर घर में लड़कियों को उतना बाहर पढ़ने दिया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम था कि ठीक है। तो फिर मैंने जिद करके बहुत बोला, जिद करके फिर मैं गई पढ़ने। मेरे पास 4 महीने थे और फिर वो टीचर ने मुझे, वही टीचर से मैं पढ़ी फिर लास्ट में। और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर उनकी मेहनत और मेरी मेहनत थी तभी ये मेरा बीएचयू हो पाया है। तो मतलब वो सर प्रॉपर प्रोफेशनली कोचिंग देते हैं? जी। तो कोई स्टूडेंट को उनसे कोचिंग लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? उनके लिए क्या प्रोसीजर, मतलब वो कोई, मतलब पर्टिकुलरली कोई रूम लेके क्लास नहीं सिखाते हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जैसे वीटी हो गया, विश्वनाथ, फेमस जगह, वहाँ पे नॉर्मली जो फील्ड होते हैं वहाँ पे बैठा के बच्चों लोगों को सिखाया जाता है। तो वो वैसे ही रेमडिमली सिखाते हैं, कोई रूम लेके सिखाते नहीं है। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे कि हर किसी को तो पता नहीं होता, जैसे मुझे किसी के थ्रू पता चला, तो आपको भी किसी के थ्रू, आपको जाना तो मैं उनके बारे में बता सकती हूँ आपको कि आपको कैसे जाना है, मैं उनका नंबर दे सकती हूँ। या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, उस टाइप से ही मतलब किसी के थ्रू ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसा आप एकदम से मतलब ऐसे प्रोफेशनल जो कोचिंग चलते हैं वैसे नहीं है? वैसे नहीं पढ़ाते हैं वो अभी, पर वो मतलब ट्यूशन्स पढ़ाते हैं पर वैसे नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि जो लोग उस टीचर से पढ़ लिए हैं, उनके हिसाब से वो तैयारी किए तो 100% निकलना है, वो इतने अच्छे टीचर हैं। तो वो इसके लिए कुछ फीस भी चार्ज करते हैं? हाँ, फीस चार्ज करते हैं पर मंथ 1500 रुपये फीस है। और रोज़ क्लासेस चलती है, सिर्फ संडे को नहीं चलती है। और क्लासेस 3 घंटे की होती है पर डे। और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम में 20 डेज़ है, 25 डेज है, तो वो टीचर ऐसे है कि वो संडे को भी क्लास देते हैं। दिन में 2 बार अगर किसी को ज़रूरत है क्लास की तो वो 2 बार भी उनको क्लास देते हैं। जैसे वीक स्टूडेंट है, अगर उनको पूछना है तो वो ऐसे ही कि वो 2 बार भी क्लास दे के, मतलब वो कभी मना, अगर आपको जाना है, आपको 3 बार 4 बार पूछे तो आप जाके पूछिए, वो आपको सामने से बताएंगे, वो ऐसे है। तो आप जब जाती थी कोचिंग उनके पास पढ़ाई, उसमें आपके साथ कितने स्टूडेंट और थे या आप अकेले थे? मेरे साथ 5 बच्चे और थे। तो उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ? सबका हो गया। 5 का? हाँ। अच्छा। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब समझ से परे है कि वो
एज ए प्रोफेशनल कोचिंग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, फीस भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है चीज़ें एक दूसरे से। अब ये तो थोड़ा उनके लिए मैं बता, ये मतलब उनका पर्सनल मैटर हो पर्सनल सकता चीज़ है, है। तो मैं ऐसे खुल के बता नहीं सकती। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं कि जैसे कि फॉर्म भरने से लेकर के आपका बीएचयू में फाइनल सिलेक्शन तक का जो जर्नी रहा, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जो आपको लगा कि शायद ये चीज़ें आपको कोई बता देता तो ये गलती आपसे नहीं होता? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आपसे कि मुझे एक टीचर मिले थे जो बहुत अच्छे से, मतलब वो ऑलरेडी, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और वो एमएफए फर्स्ट ईयर में है, मैं सेकेंड ईयर में अभी मैं कंप्लीट किया, वो फर्स्ट ईयर एमएफए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं। और प्लस वो टीचर तो गाइड करते ही करते थे, प्लस वहाँ जो मैं जिस बेच में पढ़ती थी, वहाँ जो बेच के स्टूडेंट थे, जैसे वो लोग कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 8 महीने से कर रहा है, तो वो लोग देखते थे कि हाँ मुझे कुछ, मैं सबसे कम मैं ही थी 4 मंथ की। तो मेरे दोस्तों लोगों ने भी मेरी हेल्प करी थी। तो मुझे गलती करने का ऑप्शन मिला ही नहीं, क्योंकि टीचर्स तो थे ही, प्लस वहाँ के स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे मुझे। तो मुझे ऐसा करने का मतलब, मुझे कोई गलती ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मैं गलती करूँ, मतलब मुझे मिलता गया जो मुझे चाहिए था और बहुत ईजी वे में मिलता गया, बस मुझे मेहनत करनी पड़ी। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं यू हैव ए कंप्लीट डेडिकेटेड मेंटर, डेडिकेटेड गाइड, जिस कारण आपको गलती करने का मौका नहीं मिला। वो जैसा आपको डायरेक्शन देते गए आप उस डायरेक्शन में काम करते गए। ठीक है कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड कोई लास्ट मैसेज आप एस्पायरेंट्स को देना चाहते हैं? मैं मैसेज बस ये देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ट्यूशन्स करके आगे बढ़ें। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए। अगर आप एकदम से मेहनत करेंगे, अपना डेडिकेशन फुल देंगे, रोज़ करते रहेंगे, मतलब ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप मेहनत करेंगे, आपका अच्छा ही होगा, आपका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मैं बस ये नहीं सोचती कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए 4 महीने बहुत कम थे। मैं सोचती थी कि नहीं मैं निकलेगा ही नहीं, बस लेकिन मेरा ये था कि जैसे मेरे टीचर सिर्फ यही कहते थे कि मेहनत करो, बस जितना हो सकता है, तो मैं आपसे जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेहनत कीजिए, आपका 100% होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। यदि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अब रेगुलर बीएफई की जो भी कंप्लीट गाइडेंस का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।